दौरान। नमस्कार, मैं अंकिता जैन और आप देख रहे हैं जागृत इंडिया चैनल। आज हमारे जागृत इंडिया चैनल में आपकी पहचान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संसार के किसी भी कोने में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उस व्यक्ति के लिए डॉक्टर एक आशा की किरण होता है, जो रोगी को पीड़ा मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। कहते हैं मरीजों का ख्याल रखते रखते एक डॉक्टर को न अपनी जिंदगी का ख्याल रहता है, न वक्त का, न फैमिली का। और बात भी सही है, क्योंकि एक सफल डॉक्टर बनने के लिए छात्र जीवन से ही समर्पण, त्याग, अपनी खुशियों का बलिदान देना होता है। इस कठिन रास्ते से गुजरने वाले और समाज को अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हमारे डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी का, जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं, उनसे आज हम मुलाकात करते हैं। आपने पैथोलॉजी विभाग में बतौर एचओडी अपनी सेवाएं दी, तो जानते हैं पैथोलॉजी और एचएमपीवी और बुखार संबंधी जो भी समस्याएं चल रही है उनकी कुछ जानकारी। हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। हमारे डॉक्टर साहब जो है वो पैथोलॉजी विभाग में बतौर एचओडी अपनी सेवाएं दी है, और अब हम उनसे जानते हैं कि पैथोलॉजी के बारे में, और अभी जो आपने वायरस देखा एचएमपीवी वायरस बहुत ज़्यादा मार्केट में आया उसके बारे में, और जापानी बुखार। हम जानना चाहेंगे हमारे डॉक्टर साहब से कि ये सब क्या होते हैं और इनका मतलब कैसे इनकी रोकथाम होती है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि पैथोलॉजी मीन्स आपने बहुत सारे एचओडी एज ए एचओडी वहाँ पर जिम्मेदारियाँ उठाई है, तो हम इसी से आप शुरुआत करते हैं हमारी बातों की। आप पैथोलॉजी और हेमेटोलॉजी में कैरियर बनाने के लिए किस बात के लिए प्रेरित किया? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दे दूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और एक ये बहुत अच्छा विषय आपने चुना हुआ है, और इसमें हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पहली बात तो ये कि शायद ये जो विषय है मेडिकल कॉलेज का, इसके बारे में बहुत पहले जानकारी नहीं थी। और आजकल क्या है कि जहाँ भी जाओ, जैसे भी किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं वो जांचें बहुत लिख देते हैं, खून की जांच है, पेशाब की जांच है, वगैरह वगैरह, और लोगों को ये समझ में नहीं आता है जांचें क्यों लिखी गई। तो ये जो सब जांचें ये पैथोलॉजी विभाग के द्वारा होती है। और पैथोलॉजी का मतलब होता है, पैथोस इज ए ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है दुख या बीमारी, और लॉजी मतलब होता है नॉलेज। तो जो मेडिकल विषय का जो भी सब्जेक्ट हमें रोगों के बारे में जानकारी देता है उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो ये कोई भी बीमारी क्यों हो रही है, तो बीमारियों के बहुत से कारण होते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, हमारे थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। जैसे कि जन्मजात बीमारियां होती हैं, दूसरी होती है वातावरण से संबंधित या बाद में होने वाली बीमारी। तो ये जो आपने जैसे पूछा कि वायरल डिसीज, वायरस क्या होता है, तो वायरस जो होता है वो एक तरह के कण है एक प्रोटीन का, जो बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है, और इस कण में ये ताकत होती है कि ये शरीर के अंदर प्रविष्ट हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया प्रोटीन का कण है, और ये जो वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं जब उनको उचित तापमान में, उनको एनवायरनमेंट में जब क्या होता है कि ये पेनिट्रेट करते हैं शरीर में, तो ये जो हमारा श्वसन यंत्र रेस्पिरेटरी है, सांस लेने का पूरा जो आपका है गले से लेके पूरे फेफड़ों तक, उनमें वायरस आते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं आपके खाने से, पीने से, तो इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ से पूरे शरीर में जाते हैं। उसके बाद में बहुत से जो वायरस हैं इनको हम लोग बोलते हैं विसरोट्रॉपिक, मतलब ये ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, ये पूरे शरीर में चक्कर लगाएंगे और जिस ऑर्गन के लिए बने हुए वहाँ जाके ये प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रेन का जो वायरस है वो ब्रेन में जाएगा, लीवर का वो लीवर में जाएगा, फेफड़ों का फेफड़ों में जाएगा, और वहीं पर वो अपना क्या होता है, ये वायरस होते हैं, ये सेल के अंदर जाकर फिर ये डीएनए में जाते हैं, न्यूक्लियस में जाते हैं। आपको ऐसे मालूम है कि सेल में सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है।
तो डीएनए में इनका क्या कहते हैं, हर वायरस को एक जो शक्ति रहती है कि भाई रिकग्नाइज कर सकता है उसका गेट कहाँ से उसको घुसना है और कहाँ पहुँचना है, और ये वहाँ पहुँच के जो पर वायरस जिस सेल के जिस अंग में जाना है वहीं जाएगा, ये स्पेसिफिक होता है। तो ये जो वायरस होते हैं, जैसे आपने कहा कि ह्यूमन म्यूटेंट न्यूमोनिक वायरसेस है ना, तो ये जो जैसे न्यूमोनिक मतलब लंग में जाएगा, म्यूटेंट है मतलब इसमें क्या होता है, चेंजेस बहुत होते रहते हैं इनके वायरस में जो स्ट्रक्चर है बेसिक, उसमें तरह तरह के ये जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं बहुत जल्दी चेंज होती है, तो इसको म्यूटेशन कहते हैं। तो एक जो बीमारी है जैसे आपने बताया चली वायरल निमोनिया तरह का होता है ना, कोविड है एक तरह का वायरल निमोनिया है, और उसके बाद जो हाँ सब ये बुनियादी बुखार है। इससे मैं जरूर बात आपको कर दूं कि वायरस या वायरल बीमारियां यदि आपको हुई, आज के ज़माने में यदि बुखार आता है, कमजोरी लगती है, हाथ पैर में दर्द थोड़ा सा होता है, तो यदि आप सब कुछ छोड़ के पलंग पे आराम कर लें, सब कुछ होना, और पलंग मतलब स्ट्रिक्टली आपको फोन भी नहीं उठाना है और आपको टीवी भी नहीं देखना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट बेड रेस्ट। क्योंकि जब हम बेड रेस्ट करते हैं तो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनमें वायरस निरोधी एक रसायन प्रोड्यूस होता है, तो उससे वायरस जो होते हैं वो अपने आप निष्क्रिय हो सकते हैं, मगर वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पैदा होता है और आराम करते समय पैदा होता है। तो आराम कर लो, और आराम करने का तरीका ये है कि खाना नहीं खाओ, खाना नहीं खाएंगे तो आपको थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, आप आराम करने की इच्छा होगी आपकी। पानी पियो, और अपने शरीर में ताकत बनाए रखने की फ्रूट जूस वगैरह आप गर्म पानी में ले सकते हैं। तो ये आप करोगे तो आपको 2 दिन में काफ़ी वायरल डिसीज विदाउट गोइंग टू ए डॉक्टर गेटिंग एनी ब्लड टेस्ट डन। तो हो सकता है कि ये डॉक्टरों को ये बात पसंद ना आए कि साहब ये तो हमारी रोजी रोटी पे बात कर रहे, मगर ये सच जो है वो बोलना पड़ेगा। 2 दिन नहीं जाओगे अपने आप ठीक हो जाएगा। और यदि आपके में और आपके परिवार में और आपके हितैषी लोगों ने यदि इसके बारे में चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया तो फिर आपका भगवान ही माने लंबा चलेगा। कहीं कोविड में तो ये हुआ कि लोग जबरदस्ती ले गए अस्पताल में भर्ती किया, और वहाँ जो बेचारे नहीं मरने वाले थे वही मर गए। तो सबसे पहले आप लोग जानकारी में यही है कि कोई भी बुखार उखार आए, ज़्यादा बुखार है पैरासीटामोल ले लो, आराम करो 2 दिन, उसके बाद 3 दिन चलता, 4 दिन चलता हो जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई कि पैथोलॉजी मतलब क्या है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि दुख का इलाज। तो कितनी अच्छी चीज़ है, हमें नहीं पता था डॉक्टर लैंग्वेज में, लेकिन उन्होंने बहुत ही इजी तरीके में हमें बताया, बहुत ही हमारी भाषा में हमें समझाया कि वायरस कैसे इफेक्ट करता है, कहाँ जाता है। क्योंकि डॉक्टर की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो शायद हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन उन्होंने हमें बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जो हम लोग डेली सुनते हैं, तो कहाँ वायरस अंदर कैसे जाता है, उसे कहाँ जाना है उसे पता होता है। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने साझा की हमारे साथ। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी फीवर वगैरह आता है तो उसको कैसे आप बिना डरे खत्म कर सकते। तो रेस्ट, हर डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट लीजिए। आज उन्होंने उसका रीजन बताया कि क्यों बेड रेस्ट लीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये जानना चाहूँगी, अस्पताल या चिकित्सा संस्थान के भीतर पैथोलॉजी हेमेटोलॉजी विभाग का समग्र कार्य क्या होता है? जी देखिए, जैसे पैथोलॉजी में हमने बताया कि हमको जो शरीर के विभिन्न जो इनको टिश्यूज कहते हैं, तो उनको निकाल के उनकी जांच करने से हमको पता लगता है कि बीमारी ने वहाँ पर क्या बदलाव किए, तो उस बदलाव को हमको देखना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि भाई वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और यदि एबनॉर्मल है तो क्या है उसमें एबनॉर्मलिटी, तो उसका अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए जो है ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, और स्टूल टेस्ट है, मल की जांच होती है। उसके बाद शरीर के जो दूसरे हैं, सलाइवा है, लार है, या हम जो मस्तिष्क में जो द्रव्य रहता है उसको CSF
कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसकी जांच भी करते हैं। मतलब बहुत तरीके हैं। साइनोवियल फ्लूइड है जो जोड़ों में होता है, वो जांच रहती है। फिर बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी का मतलब होता है कि हम जो शरीर में जो भी जहाँ लगता है कि ये यहाँ पर बीमारी सबसे ज़्यादा है, तो उसका एक टिश्यू निकालते हैं छोटा सा। जैसे अंगों की बायोप्सी होती है, लीवर बायोप्सी, किडनी बायोप्सी, और स्किन बायोप्सी होती है, मसल बायोप्सी होती है बहुत। उसमें से पता लगता है कि इसमें बीमारी है कि नहीं, यदि बीमारी है तो कौन सी है। तो ये जो एक बड़ा विभाग हो गया आजकल। अब जानते हैं, जैसे पहले डायबिटीज की शिकायत है किसी को, तो उसकी ब्लड शुगर देखना पड़ता है। फास्टिंग होता है, मतलब उपवास रखने के बाद और खाना खाने के बाद तरह तरह की, और इस तरह की बहुत सी, ब्लड यूरिया है, क्रिएटिनिन है, तरह तरह के होते हैं। मतलब मैंने ये बताया गया है कि शरीर रोज 20,000 प्रकार के प्रोटीन बनाता है, या अंडर प्रेशर उससे बनवाए जाते हैं। जो हमारे शरीर में तरह तरह के जो होते हैं ना, नॉन लिविंग बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरी चीजें, रसायन, ऐसी चीज आ रही हैं, हम एक्सपोज हो रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो बदलाव करते हैं, तो उससे हमारा शरीर जो है अपने विभिन्न ऑर्गन्स में ये सब चीजें बनाता है। 20,000। अब आप सोच लो कि डॉक्टर लोग जो हैं, यदि आपकी 5 या 6 जांच करा दी तो आपको लगता है बहुत जांच हो गई, मगर असली जांच तो जिसको बोलते हैं वो ये हो कि कम से कम 10,000 जांचें आपकी। आप 10,000 जांचें कराने में इतना पैसा कौन देगा आपको? कोई नहीं कराता। ये सब बताया गया है कि ये चीजें हो सकती, कर सकते आप, और इससे आपको बीमारियों का और भी जो होने वाली है, भविष्य में होने वाली बीमारी, उसके बारे में पता लगेगा। आजकल ये भी हो गया है कि लोग डरने लगे कैंसर से, कि हमें कैंसर होगा कि नहीं, है कि नहीं, और नहीं है तो होगा कि नहीं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी जांचें कराते हैं डीएनए की, और उस डीएनए की जांच में उनको पता लग सकता है कि तुम्हारे पूर्वजों को कैंसर था, तुम्हें ये चेंजेस है कि नहीं है, और नहीं है चेंजेस तो तुम्हें कुछ अभी एक्सप्रेशन नहीं उसका, कभी कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, और तुमको हो सकता है। तो आपने नाम सुना होगा जैसे एंजेलिना थी, क्या नाम उसका, एंजेलिना जोली, तो वो एक्ट्रेस बहुत मशहूर, बहुत एंजेलिना है ना। उसको जब पता लगा कि उसकी मदर को था, उसकी नानी को भी था, दादी को भी था, उसने कहा कि नहीं, आप मेरा हो भी सकता था। हाँ, तो वो डर के मारे उन्होंने पहले उसका यस, लास्ट स्टेज पे सीधे पहुंच गए कि हो ही ना कभी वो चीज। मतलब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जी जी। मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि क्या हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के तहत दी जाने वाली जो विभिन्न सेवाएं हैं। हेमेटोलॉजी मतलब हीम, मतलब होता है ब्लड, हीम, और जैसे लॉजिक बताया मैंने, तो ये जो ब्लड की जो शरीर में खून भी एक तरह का टिश्यू मानते हैं, ऑर्गन मानते हैं हम लोग। मतलब ये देखिए कि शरीर में जो ब्लड होता है वो करीब करीब होता है 5 लीटर स्वस्थ आदमी में अप्रोक्सीमेटली। अब वो 5 मतलब 5 किलो ही समझो आप, तो एक 5 किलो का ऑर्गन है एक तरह का पूरे, जो अपने शरीर में घूम रहा है सतत 2400 घंटे, ठीक है, घूम रहा है। तो ये जो है, इसमें जो खुद की बीमारियां हैं और जो शरीर के अन्य क्षेत्रों की बीमारियां, उनसे होने वाले प्रभाव सबसे पहले ब्लड पे देखते हैं। तो सबसे जो कॉमन बीमारियां एक तो खून का नहीं बनना, कम बनना, जिसको कि हम आम भाषा में खून की कमी है, एनीमिया बोलते हैं, और हर आदमी एकदम देख के बोल देता है तुमको तो कमजोरी बता, कमजोरी। तो हमारे सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं हिंदुस्तान में, नहीं हो तुम डॉक्टर हो आप, तो घरेलू उपचार के लिए महिलाएं तो डॉक्टर तो बनी जाती है, अब बनी जाती है और टीचर बन जाते हैं। आपको सब्जेक्ट आता है कि नहीं, और आप उसको सलाह तो दे सकते हो। काउंसिलर आप, हर आदमी काउंसिलर है, हर आदमी डॉक्टर। उसमें ये है, जब अंग्रेज लोग यहाँ आए, अंग्रेजों ने देखा
हिंदुस्तान में तो सभी लोग डॉक्टर, लेकिन वो खुद जरूरत पड़ी कि हम यदि बीमार पड़ गए और मेडिकल एड कौन देगा। ये हमारे जो सेवक लोग हैं उनका स्वस्थ होना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि और ये सब दवाइयाँ वाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं तरह तरह, तो उन्होंने कहा भाई हिंदुस्तान में ज़रूरत है, यदि वास्तव में आपको मेडिकल साइंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो चाहिए क्या करिए, सर्जरी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने आप को सिविल सर्जन कराना शुरू किया और जो अपना अस्पताल खोले उसमें उन्होंने जो डॉक्टर थे वो असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट फिजिशियन या सिविल फिजिशियन नाम भी सुना होगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो सर्जरी से लोगों को प्रभावित करेंगे और उसके हिसाब से फिर उनको हम दवाइयाँ दूसरी बीमारियों को भी देंगे। तो उस ज़माने में जितने सिविल हॉस्पिटल्स थे बड़े बड़ी जगहों में और छोटी जगहों में जो अस्पताल थे, तो उन सब में जो हिंदुस्तानी लोग, हमारी जनता इसलिए प्रभावित हुई उनमें से कि वो सर्जरी कर सकते थे और हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं बेचारे सर्जरी नहीं कर सकते, होम्योपैथी नहीं कर सकते, यूनानी नहीं कर सकते, सर्जरी कराना तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो भगवान हो गए और वो काम भी बहुत अच्छा करते थे और लोग सब यंग डॉक्टर्स रहते थे, ब्रिटिश आर्मी के ट्रेन रहते थे और गांव में जाने का, पहाड़ों पे नदियों में तैरने का और सर्जरी के लिए उनके पास में चीज़ें रहती थी, अपना बैग रहता था बढ़िया, यहाँ पर पूरा सब रहता था। और उस ज़माने में इंजेक्शन तो भी ज़्यादा चलते थे, गोलियाँ गोलियाँ ये सब रहती थी और काफ़ी सर्जरी हो ऑन द स्पॉट भी कर सकते थे। उनके लिए ऐसे कोई जरूरत नहीं रहती थी कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो सब जानकारी रखते थे। और उस समय कोई इन्वेस्टिगेशन एक्सरे उनका नहीं था ज़्यादा, पैथोलॉजी का किसी ने नाम ही नहीं सुना था, तो वो अपने क्लिनिकल साइंस करते थे। उनका कहना रहता था हमारे यहाँ के लोगों का कि साहब डॉक्टर साहब आप यही कर दो जो कुछ करना है, ये मरेगा तो ये स्वर्ग जाएगा, आपने हाथ लगा दिया तो, और जिंदा रहेगा तो आपका नाम जिंदगी भर हम सब लोग लेते रहेंगे। तो उसमें होता था कि डॉक्टर रिलेशन के साथ में पेशेंट का बहुत अच्छा रहता है, बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि डॉक्टर ने जो बोल दिया। अब आजकल ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया तो आप तीसरे डॉक्टर के पास जाओगे सेकंड ओपिनियन, तो तीसरे के पास भी आ सकते हैं यदि पैसा हो तो, नहीं तो फिर अपने रिश्तेदारों से पूछोगे। इवन ऐसी बीमारी है जो कि कैंसर जैसी बीमारी के बारे में रिश्तेदारों से पूछते रहते हैं यार हमको डॉक्टर ने बताया, हो सकता है तुम बताओ, हो सकता है। और वो भी जानते हैं कि वो भी काउंसलर और टीचर थे, वो फटाफट बता देगा। केवल हमारे डॉक्टर साहब का कहना है कि हर कोई टीचर ना बने, जो जिसका काम है उसे ही करने दीजिए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कंसल्ट टू डॉक्टर, आपस में सलाह मशवरा ना करें और कोई दवाई मेडिसिन ना ले। प्रॉपर गाइडेंस डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्टर को जो डॉक्टर आपने समझाए, आप अपनी बीमारी उन्हें बताएं तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन दे वही फॉलो कीजिए, न कि आस पड़ोस की बातें सुन के कुछ फॉलो कीजिए। और दूसरी चीज है कि डॉक्टर से आपको ईमानदार होना चाहिए, सच बोलो, अब छुपाओ मत कोई चीज। और सब माँ बाप लोगों को, स्कूल के टीचर्स को एक बात सिखाना चाहिए, विद्यार्थियों को और लड़कों को, अपने बच्चों को, कि डॉक्टर से कैसे मिलना है, क्या बात करना है। कई बार तो आपको होमवर्क करके लिख के ले जाने में बहुत ईजी रहता है और उसको क्रोनोलॉजिकल आप कि मेरे को मैं कब ठीक था, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, ऐसा होना चाहिए आपको। ये होना चाहिए। तो यदि आप ये बताओगे तो डॉक्टर को उसमें बहुत मदद मिलती है आपकी बीमारी के निदान या डायग्नोसिस में। चलिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीजें बोली कि वाकई में कहते हैं कि लिखने वाली चीज अगर हम लिख कर ले जाते हैं तो कई बार होता है कि हम डॉक्टर को कुछ सुनाने जाते हैं, हम स्किप हो जाता है हमारे माइंड से कि यार हमें ये भी प्रॉब्लम हो रही थी, या वो जब कोई क्वेश्चन करता है तो हमको बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसा कब हुआ था। तो बेटर है कि आप लिख कर भी ले जा सकते हैं। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि हमारे टीचर्स को, पेरेंट्स को, सभी को, बड़ों को ये राय जरूर देनी चाहिए, सिखाना चाहिए कि डॉक्टर से कभी कुछ ना छिपाए, क्योंकि आप इलाज बीमारी का करवाने जा रहे हैं तो शर्म वाली बात या छुपाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं सही बताएंगे तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कैसे सही आपको देगा।
डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि व्यक्तिगत चिकित्सा में जी विशेष रूप से हेमेटोलॉजिकल कैंसर में पैथोलॉजी क्या भूमिका निभाती देखिए क्या है कि जैसे हमने बताया कि हेमेटोलॉजी पैथोलॉजी की एक शाखा है। है? हेमेटोलॉजी में मेडिसिन भी एक है उसके जनक के रूप में। तो हेमेटोलॉजी में हम पैथोलॉजी और मेडिसिन दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग करते हैं। तो उसमें जैसे कोई मरीज आता है, उसका हमको ऐसा लगता है कि इसको ब्लड कैंसर हो सकता है, उसमें लक्षण ब्लड कैंसर देंगे। अब उसमें ब्लड कैंसर में हम जो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांचें करेंगे, तो उसके लिए हमको हेमेटोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। तुझे पता लगा कि इसको ब्लड कैंसर है कि नहीं, और यदि है तो किस टाइप का ब्लड कैंसर। ठीक, इसके बाद में इसको जब हम दवाई देंगे तो दवाइयों का असर इस ब्लड कैंसर पर हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, और इसको कोई किसी किस्म का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा नॉलेज इस तरह का होता है सिलसिलेवार, वो एक हेमेटोलॉजिस्ट करता है। और उसके बाद खून की कमी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, और कई जन्मजात बीमारियां हैं खून की, और दूसरे ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है खून की बीमारियों का, या दूसरे ऑर्गन्स की बीमारियों को खून पे क्या असर पड़ रहा है, ये सब पूरा फील्ड हेमेटोलॉजिस्ट के अंदर है। और फिर इसके अंदर एक और सब्जेक्ट होता है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, इसमें कि आपको खून चढ़ाना कहते हैं ना, खून को निकालो शरीर से, फिर उसको प्रिजर्व करो, जांच करके दूसरे को दो। तो ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन अब अपने आप में एक अलग क्षेत्र धीरे धीरे हो रहा है। सर, जैसे रक्त संबंधी बीमारियों के संबंध में आप अक्सर किन सामान्य गलतफहमियों का सामना करते हैं और हमें उनका समाधान कैसे कर सकते हैं? भाई जैसे हुआ कि रक्त में बहुत ज़्यादा किसी को एनीमिया होता है तो पीला पड़ जाता है, तो लोग उसको कहते हैं अरे इसको तो सब पीलिया हो गया। अब बेचारा वही पता नहीं कि उसको बेचारा पीलिया है, जॉन्डिस नहीं है, उसको रक्त की कमी। फिर वो आदमी चिड़चिड़ा हो गया रक्त की कमी से, काम नहीं कर पा रहा है, इरिटेटेड। बच्चे लोग हैं, वो अपनी माँ का आंचल पकड़ कर घूमते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं माँ को, रोते रहेंगे, उनको ये करेंगे। तो ऐसे बच्चे लोगों को रक्त की कमी बहुत ही हो जाती है, उस वजह से उनको चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। तो अब लोगों को समझ में नहीं आता, फिर बच्चे स्कूल में पिछड़ते रहते हैं, ठीक से एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको से कोई रक्त की बीमारी जो जन्मजात है चली आ रही, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब उसको पता ही नहीं है घर में, डॉक्टरों को भी नहीं मालूम कि थैलेसीमिया उसको हो सकता है, सिकल सेल हो सकता है। तो उसको क्या करते हैं, हर बीमारी का एक इलाज है। उनका जहाँ खून की कमी है तो अनार का रस पिला दो है। अब अनार बेचारे को प्रॉब्लम, उसको थैलेसीमिया कि आप अनारस का रस पिला रहे हो, उसको क्या करेगा अनार का रस? वो तो कहते नहीं, खून की कमी तो ठीक हो जाती है, डॉक्टर ने गलत बताया, कुछ और हो सकता है। तो इस तरह की भ्रांतियां हमारे समाज में बहुत ज्यादा। मतलब डॉक्टर साहब का कहना है कि प्रॉपर टेस्ट करवाएं और उसके बाद ही कोई चीज़ का उपयोग करें, कोई मेडिसिन लें। मतलब पहले आप टेस्ट कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप किसी उपचार पर थोड़ा सा मैं इसमें सुधार करना जी, कि यदि आपको कोई शारीरिक बीमारी है जी, या मानसिक बीमारी भी है जी, तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। वो डॉक्टर जो टेस्ट कराने को बोले वही कराना है हमको। नहीं तो लोग क्या करते हैं आजकल, लंबे चौड़े लिस्ट पे पहुंच जाते हैं, 100-200 इन्वेस्टिगेशन करा के, डॉक्टर साहब हम लोग पूरी फुल बॉडी चेकअप करा दिए। कुछ लोग तो MRI फलाना CT स्कैन करा के पहुंच जाते हैं। तो ये हमने नहीं करा, डॉक्टर के पास में उतनी फुर्सत नहीं है कि सब आपको देखे जी जी, और सब कुछ वो जो उचित समझता है वही टेस्ट करना है। उसमें 1 या 2 या 3 या 4 जो भी टेस्ट करना जरूरी वो करा, तो डॉक्टर करना जरूरी। जी माफ़ी चाहूँगी, डॉक्टर साहब ने मेरा भी कंफ्यूजन दूर किया। सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद वो जो कहे वही टेस्ट कराएं, और उसके बाद फिर उसका उपचार लें। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी जो आजकल की जीवन शैली है, जैसे आहार हुआ, व्यायाम हुआ, तो रक्त स्वास्थ्य को किस हद तक ये प्रभावित करती है और इसका क्या निवारक उपाय है? नहीं देखिए, आप
की बीमारियों को जो है या जो स्वास्थ्य है वो उसको एक हमको एक जनरलाइज रूप में सामान्य रूप में लेना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ है, शरीर, मैं तो ये कहता हूँ जो स्वस्थ शरीर का मतलब होता है कि हमारे शरीर का एक एक सेल स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आदमी को पूर्ण स्वस्थ माना जा सकता है। यदि आपको एक्जिमा है और आप अपने आप को स्वस्थ बता रहे हैं तो आप स्वस्थ नहीं, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, या तो साहब ने कहा कि हमें तो बाल झड़ने की बीमारी है, लोग तो आप ठीक हो, फल सब तबियत ठीक है, आपकी तबियत ठीक नहीं, ठीक, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी विटामिन या खनिज की कमी है। वो क्यों है? क्योंकि आप जो उचित खाना वो नहीं खा पा रहे हैं, यदि खाना खाते भी हो तो आपको पच नहीं रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि आपको खाना उचित क्या है, ये आपके लिए तो आपका डॉक्टर सबसे अच्छा वही बता सकता है। और सामान्य लोगों को जो हम खाते हैं कि हमारे यहाँ शाकाहारी मांसाहारी दो किस्म के आज के खाने हो गए, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आदमी को यदि वास्तव में स्वस्थ रहना है तो उसको जो मिल रहा है और जहाँ मिल रहा है उसको खाने की और पचाने की क्षमता होनी चाहिए। आप अपने खाने के बारे में यदि डिसाइड करोगे कि मैं ये खाता हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो फलाना चीज़ खाता हूँ, मतलब आप स्वस्थ नहीं। और ये जो लोग अपने आप को कहते हैं ना कि साहब हम बहुत शुद्ध खाना खाते हैं, तो शुद्धता खाने में जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर वही ग्रहण करता जो उसको जरूरत है। और शरीर की क्षमता जो होती है वो स्वस्थ रहने की उसी को मानते हैं जब आप कंकड़ पत्थर भी खा लो, उसको भी पचा लो और उसके बाद भी पहलवान रहो, वो होता स्वस्थ शरीर। ऐसा जाके साहब हम बाजार में बिकने वाले हाई प्रोटीन डाइट और वो खा के अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहो तो नहीं बनेगा। तो जो आपके घर में बनता है और जो मौसम के हिसाब से मिलता है, इस आज के मौसम में हमको फल जैसे कहा, तो फल क्या खाना चाहिए? आज के मौसम में सब क्या, संतरा, जाम आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, सो खाइए, ठीक है। और इन दोनों में जो चीजें मिलती हैं उसमें ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मगर उसमें शरीर स्वस्थ रहता है। उसमें पचाने में, खाना पचाने में जो पैक्टिन रहता है और उनमें बहुत अच्छी दवाई, और संतरे में इसमें तरह तरह के विटामिन और खनिज रहते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में आपको सब्जियां, सलाद बहुत मिल रहे हैं। और आप इस समय तो जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उनको एक निश्चित मात्रा में थोड़ा थोड़ा वो यदि करते हैं तो वो उनके शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। तो मांसाहार में क्या होता है, प्रोटीन उचित मात्रा में मिल जाता है और वही प्रोटीन शाकाहारी लोगों को बहुत ज्यादा खाने में मिलता है। तो इसलिए शाकाहारी लोगों को क्या होता है कि हमेशा समस्याएं रहती है ना, अपने यहाँ हिंदुस्तानी समस्याएं जो है कि हमेशा गैस्ट्रिक है। वो हमारी किताबों में आपको बीमारी कहीं मिलेगी, गैस्ट्रिक नाम की बीमारी, गैस बन रही है, ये भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंग्लैंड अमेरिका में इसलिए नहीं होती कि वहाँ पर लोग कम खाते हैं, खाएंगे पर अमाउंट उनका कम, अमाउंट का मतलब वो ज़्यादा रहती है, दिन में खाते रहेंगे, आपको देखा ये वो, मगर उनका हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं। तो ये समस्या बहुत कम है, हमारे ज़्यादा है समस्या, तो इनको खाना बहुत पड़ता है। अब देखो आप गाय बैल, ये बेचारे दिन भर आपको तो दिन भर ही खाते रहते हैं, रात भर जुगाड़ी करते रहते हैं, क्योंकि उनको पौष्टिक प्रोटीन के लिए ज़्यादा खाना पड़ता है। और इसलिए यदि आपको ज़्यादा नहीं खाना है, कम मात्रा में चीज़ें खाना है और स्वस्थ रहना है, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट, शाकाहारी लोग जो है तो शाकाहारी क्या है कि आपको अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, तो क्या तो अरे साहब हम लोग चने पचते ही नहीं है, तो मतलब तुम स्वस्थ तो हो ही नहीं तुम, जबकि अंकुरित चने बहुत अच्छी चीज है, कम मात्रा में खाइए, प्रोटीन खाइए, ठीक, चलिए, थैंक यू।
चलिए, बहुत अच्छी जो चीज़ें सर ने हमें बताई है कि आहार सब अच्छा है, जो भी आप खाते हैं बस आपके शरीर को डाइजेस्ट कर सके वो आहार आप लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी अभी HMPV वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा हमारा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड बता रहे हैं कि लोग हो रहे हैं, तो सर क्या आप बता सकते हैं कि क्या है जैसे ये? हमने बताया आपको HMPV जो है जी वो एक वायरस एडिनो वायरस है जो जी निमोनिया करता है, ठीक है। जी इस पहली बात तो है कि मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जी जी को अपना स्वास्थ्य के बारे में अपना शिक्षक मत मानो। ये आपके पूरे स्वास्थ्य को खराब करने पे लगे हुए, इनको मत मानो। आपका शिक्षक आपका डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फैमिली फिजिशियन कम हो गए बहुत धीरे धीरे, तो डॉक्टरों की अप्रोच नहीं, ये बहुत मुश्किल का काम है, प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। मगर हमको पढ़ने से हमारा शरीर क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट दूसरी हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। हमें कितना करना है क्या नहीं करना, तो दो चीजें हैं। आप HMP वायरस से बिल्कुल कोई डरने की कोई जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं, और मैं तो इसको बोलता हूँ कमर्शियल बातें। ये जो दवा कंपनी वाले हैं और तरह तरह के इवन मास्क लगाने तक के लोग इसको प्रमोट करते हैं। ट्रंप ने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने WHO तक को खारिज कर दिया कि तुम कमर्शियल हो गए, तुम लोगों को भ्रांतियां फैला रहे हो। हमें भ्रांति नहीं चाहिए, हमें जो हमारा डॉक्टर है वो समझो, और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से बचो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो आपका। ये सब आपको मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, एंड गलत तरह की इंफॉर्मेशन आपके शरीर को दे रहे हैं, और 24 घंटे दे रहे हैं, हर तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। आप TV खोलो तो उसे पता लगा कि 10 तो ऐड है, ठीक है, वो ऐड हर तरह के जो है आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं। मोबाइल खोलो उसमें भी आता है, लोगों से बात करो तो वही यही बात करते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने शरीर को, दिमाग को खुला रखो, तो कोशिश करो कि आप लोग अच्छी चीजें अब्जॉर्व करना सीखो। यानी जिंदगी में वही आदमी सुखी रहता है जिसकी दो चीजें होती हैं। नंबर 1, एक तो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस ठीक होना चाहिए, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, वो जो भी उसने नॉलेज गेन किया है उससे उसको शिक्षा लेना चाहिए कि मेरे को डिस्क्रिमिनेट करा दे, ये सही है गलत। मेरे को किसी धर्म, किसी पुस्तक या किसी भी लोगों के समूह से प्रभावित नहीं होना। मेरे को ईश्वर ने दिमाग दिया, विवेक दिया है, ठीक है, उससे मुझे प्रज्ञा दी हुई है, उससे मुझे खुद अपने आप के लिए क्या अच्छा क्या बुरा ये करना खुद आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें डॉक्टर साहब ने भी बताई कि किसी भी चीज़ की अफवाह पे किसी पे मत जाइए, अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। बहुत मतलब ये इनकी एज के हिसाब से मैं बोलूँगी कि बहुत एक्सपीरियंस्ड रही है, सेवानिवृत्त भी है, इन्होंने जितनी भी जानकारी दी बहुत ही सटीक दी है और बहुत ही ट्रूली दी है। तो मैं अपने व्यूअर्स से, अपने जितने भी जानने वाले हैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी सेहत बनाने के लिए सर? खुश रहो और व्यायाम करो खूब, और जो मिलता है वो खाओ, और ख्याल बतवा से रखो कि खाने में जो आपको रुचिकर लगे, खाना एक यज्ञ तरह, जिसको कि मैं तो इसको पूजा मानता हूँ खाने, ठीक है, और बहुत प्रेम से खाइए, व्यायाम करिए, बहुत प्रेम से करिए उसको। आप वो मत बनाओ रूटीन। जब यदि शरीर को पहचानो, यदि आपको शरीर बोलता है कि मेरे को नहीं उठना है, तो आप मत उठो। यदि आप नहीं उठ सकते हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आपका शरीर, आपको कोई किताब अच्छी लग रही है पढ़ो, भले रात के 2 बज जाए, क्योंकि आपको ये जो आनंद है यही संचालित करता, आनंद ही संचालित करता है सबको। इसी को परमानंद कहा गया, परमानंद, और यही एक भगवान का स्वरूप हमारे शरीर में विद्यमान है।
उसको पहचानो आप। और ये जो है, यदि आप अपने शरीर को अच्छे से पोषित करोगे, अपने मस्तिष्क को अच्छे से पोषित करोगे, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आप खुद ही देखेंगे, यदि आप स्वस्थ हैं तो आप आनंद को यहाँ वहाँ फैला रहे हैं। आपको मतलब लोगों को आपके साथ बैठने में अच्छा लगता है। लोग ये कहते हैं कि साहब हमें आपके साथ बैठने में बहुत अच्छा लगता है। जिस आदमी के साथ में बैठ के आपको अच्छा लगता है, वो आदमी स्वस्थ है। मेरे डॉक्टर साहब ने फिर एक और अच्छी पॉजिटिव चीज बताई कि आपके मन को जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, जिसमें आपको आंतरिक खुशी मिले, तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। तो दर्शकों, आज आपने डॉक्टर विनोद भारद्वाज जी से स्वास्थ्य संबंधित जीवन की कुछ विचार सुने, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे खुश रहना, वो उन्होंने हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब दीजिए इजाजत। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।